से लोग आपको ये बोल देते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरियाँ कितनी तरह की होती है मैं पहले आपको बता दूँ। पहले ये समझो कि तुम पढ़ने क्या जा रहे हो। अगर उसी में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो बेकार है तैयारी करना, फिर तो मत करना। पता चले कि तुमको गोली बंदूक चलाने आता है और उस युद्ध में शामिल हो गए जहाँ तो सिर्फ तीर और कमान ही तुम्हें मिलेंगे चलाने के लिए, तो तुम वहाँ निश्चित परास्त होकर के आओगे। सारे लोगों का साल भर का वैकेंसी मिला दो और जीडी का एक तरफ 1 साल का मिला दो तो भैया बराबर। हमने अभी देखा है कि पेपर के पैटर्न में 15-15 मिनट में 25-25 सवाल बनाने हैं, और बनाने हैं तो वैसे में आपकी रफ्तार और एक्यूरेसी दोनों की नीड है। तो कैलकुलेशन की वीडियो देखने से कैलकुलेशन नहीं सीखोगे, वीडियो देखने के साथ साथ उसको क्लास के बीच में अप्लाई कर पाओगे तो कैलकुलेशन तुम बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। आज ये बच्चों के रैंक 1 2 3 क्यों आ पाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर में उस तरीके से काम होता है। जब मैं और वो मिलकर के इतना काम करेंगे ना तो किसी का भी रैंक 1 आना तय है। सबसे पहले जीवन में याद रखना, एक बार तुमने सिलेबस खत्म कर लिया उसके बाद में तुम्हें जो करना करो, लेकिन इसको खत्म करो। सर मेरा नाम कुणाल है, मेरा सिलेक्शन ASO CSS में हुआ है और मेरी रैंक है 643। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और आपकी वजह से और मैंने कैलकुलेशन में ध्यान दिया तो मेरे CGL में, CGL प्री में, CHSL प्री में, CPO प्री में और CGL मेंस में सब में फुल आया मैथ्स में मार्क्स। मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है। मेरा सर अभी ASO इन AFHQ हुआ है और मैं सर CISF इन सब इंस्पेक्टर पहले से सिलेक्टेड था। 2023 से MTS में सिलेक्शन और फिर 2024 में ASO इन UPSC में मैं काम पहले से कर रहा हूँ। होम पोस्टिंग के लिए मैंने इस बार भरा था, GST इंस्पेक्टर मुझे मिला इस बार भी। आज के समय आप सभी जो है प्यारे प्यारे गुड्डे गुड़िया यहाँ पर जितने भी बच्चे हो गए हमारे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, एक एस्पिरेंट है और यहाँ से आपको क्या बनना है, तो ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए रास्ता क्या है, ब्लूप्रिंट यहाँ पर। तो मैं उस ब्लूप्रिंट को दिखाने के पहले थोड़ा सा आपके जीवन में एक मोटिवेशन ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता था कि देखो, अगर कोई भी पोस्ट अगर तुम्हें प्राप्त करना है, ठीक है, तो पहले अपने मन में उस पद के बारे में सोचो, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो, किसी टॉपर से उसके बारे में सुनो, ठीक है। और कभी भी हो तो इंटरव्यू देखा करो, इंटरव्यू से तुम्हें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ठीक है, संघर्ष की कहानी मिलती है। यकीन मानिए अभी 30 सेलेक्टेड बच्चे आए हैं, नहीं होगा तो मैं उनको भी यहाँ पर बुलाऊँगा, ठीक है। मुझे एग्ज़ैक्टली अभी किसी में उनका नाम नहीं पता है क्या, उनको भी बुला दूँगा, अभी अचानक से थॉट आया, बढ़िया उनका इंटरव्यू चल रहा है नीचे, ठीक है, उनसे भी कुछ बातें आप लोग सुन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको थोड़ा-सा शुरुआत करते हैं सीजीएल 2025 के रिज़ल्ट के साथ और सीपीयू में, ठीक है। सिलेक्शन देखो, ऐसे मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे तो सीजीएल में भी सिलेक्शंस हुए हैं, सीपीयू में भी सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तमाम तरीके से हर परीक्षा में लगभग हमारे सिलेक्शंस हुए हैं। रिसेंट में मैं आपको 2 सिलेक्शंस अभी दिखाऊँगा और क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ बन पाएँ। सोचिए सीजीएल की परीक्षा जहाँ पर औसतन भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अलग-अलग राज्य से, अलग-अलग शहर से, अलग-अलग गाँव से वो तैयारी करते हैं, अलग-अलग नोट्स फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में तब जाकर के पूरे उन 30 लाख बच्चों में नंबर 1 प्राप्त करना, वो प्राप्त किया हमारे ध्रुव राणा भाई ने। बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पे, इनके पापा जो हैं वो पुलिस में हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये ऑलरेडी पिछली बार से ऑलरेडी जॉब में थे और इस बार इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से और मेहनत करके रैंक 1 प्राप्त किया, ठीक है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। जब इनके घर में हमने गए, जब इनके हमने नोट्स देखे, जिस तरीके से हमने ज्योमेट्री पढ़ाया था और जिस तरीके से इन्होंने कॉपी में नोट्स किया था, जब हमने इन सेंटर पढ़ाया तो इन सेंटर को नोट किया, एक्स सेंटर पढ़ाया तो उसको नोट किया। जैसे-जैसे बातें हमने क्लास के अंदर में बोली थी, वैसे-वैसे इस बच्चे ने यहाँ पर उसको फॉलो किया। जैसे हम बोलते थे कि मॉक टेस्ट देने के बाद में तुम्हें उसको एनालाइज़ करना होता है, तो उसकी एनालिसिस की एक कॉपी इन्होंने बनाई थी। हम डायरी ऑफ मिस्टेक्स की बात करते हैं, तो इन्होंने डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाया था और एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके इन्होंने सारी कमियों के ऊपर में काम भी किया। ऐसे ही यहाँ पर सीजीएल में इस बार बात करें तो रैंक 7 है प्रभात काला का, अभी हाल-फिलहाल इनका इंटरव्यू हमने डाला, आपने देखा होगा। जो सीजीएल की सबसे ज़बरदस्त पोस्ट होती है, ठीक है, जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा, भाई गेट बंद कर दिया करो प्लीज़, इतना तो सोचा करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट होती है बच्चों की, वो होती है एएसओ इन एमईए, और यहाँ पर एएसओ इन एमईए लिया है इन्होंने। ये थोड़ा डिज़ाइनर ने गलती की है, एएसओ इन एमईए, इन शब्द इसको यहाँ लगाना था तो ज़्यादा सही होता, ठीक है। एमईए एक ऐसा पद है जिसका सबसे ज़्यादा रुतबा है, तुम्हें पता है? पूरे सीजीएल में एकमात्र ये ऐसी नौकरी है, ठीक है, जिसके माध्यम से तुम विदेश में जा सकते हो। इंडिया में यदि आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के करीब में है, तो आप यहाँ पर जाते हो तो भारत के बाहर 2 से 3 लाख रुपए जो है आप यहाँ पर कमा सकते हो। देखो, जितने बच्चे हैं कृपया करके मेरे भाई आप यहाँ पर अपना कमेंट अगले आधे घंटे के लिए बंद कर दें। आधे घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बातों को ध्यान दें, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातों को सुनें। आधे घंटे 40 मिनट के बाद आपको अपनी जो भी बात कहनी होगी, आप अपनी बात को कहिएगा, आपकी बात को पूर्ण रूप से सुना जाएगा और आपके हर एक चीज़ों का जवाब भी
दिया जाएगा। लेकिन अगले आधे घंटे तक मैं आपसे ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप थोड़ी-सी शांति मेंटेन करके चलें, थोड़ा-सा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गंभीर रहें और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनें। ये जो चीज़ है ये आपके लिए जीवन बदलने वाली बात है। ठीक है? तो जैसे मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, स्पेशली यहाँ पर बच्चे, कि सर सीजीएल की सबसे बढ़िया पोस्ट कौन-सी है जिसमें पैसा भी हो और आगे चल कर के तैयारी भी हमको यूपीएससी का करने का मौका मिल जाए, तो वो एमईए की पोस्ट होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, रिलैक्स्ड भी होता है आदमी और साथ के साथ अपना जो है सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है, आप अपना बाद में तो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो। लड़कियों के लिए जब लड़कियाँ पूछती हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन-सा होगा, तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन जाता है एएसओ इन सीएसएस। ऐसे ही हमारी एक स्टूडेंट है सुरभि अग्रवाल करके और ये द्वारका दिल्ली में रहती हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी मासूम है ना यार, तुमको ऐसा लगेगा कि अभी ये 10वीं पास करके निकली हुई है। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक जो होता है ना डॉल, एकदम डॉल गुड़िया की तरह भाई साहब के साथ अपनी आई थी ये। ठीक है, इसने ना जीवन में कभी ईस्ट देखा, ना वेस्ट देखा, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं देखा। इसने सिर्फ इसको कहा कि सर आपने कहा है ना अगर ये आम है तो आम आम मान लेती थी। इस तरीके से करके हमने पढ़ाई करी और आज ये सीएसएस में लगी और आगे चल करके इसका पीसीएस का सपना है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए सबसे ज़बरदस्त पोस्ट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस होता है। दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है, परमानेंट रहती है, ज़्यादा बढ़त नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, टाइमली पैसा, टाइमली पावर सब कुछ रहता है। फिर बाद में सेक्शन ऑफिसर में तुम अपग्रेड कर जाते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से एसएससी में हमारे बच्चों ने सीजीएल में परचम लहराए हैं। सीपीओ की अगर हम बात करते हैं तो सीपीओ में आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनते हैं 7 अलग-अलग जगह पे, शायद 6 या 7 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड जो होती है वो दिल्ली पुलिस को लेकर के होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं द प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस की अगर हम बात करें सीपीओ में, तो जैसे रैंक 1 हो गया, रैंक 2 हो गया, रैंक 3 हो गए, ये तीनों के तीनों जो बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर इस बार हमारे ही बैच से थे और बढ़िया तरीके से मेहनत करके इन लोगों ने तीनों में सब ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस लिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाली जो पद होती है सीपीओ में वो यही होती है। ऐसे तमाम तरह की और भी काफ़ी सारी परीक्षाएँ हैं और सब में बच्चों ने परचम अपना लहराया है। जीडी में भी बात करें तो जो रैंक 1 हमेशा आते हैं वो मैथ्स का मेरे से भी बड़े होते हैं। बाकी सब्जेक्ट का वो अलग-अलग संस्थान जहाँ पर भी हो वहाँ से वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख कर के कि हम भी मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा जो मेहनत करता है वो मेरे भाई वो बच्चा करता है। ठीक है, उसके माँ-बाप भी उसके ऊपर में कर रहे होते हैं और तब जाकर के ओवरऑल कंबाइंड एफर्ट से रिजल्ट निकल पाता है। तो रिजल्ट दिखाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना था कि आज ये बच्चे यहाँ पर हैं, कल आप यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है? इस बात का हमेशा अपने मन के अंदर में आप ध्यान रखें और इस बात के लिए आप मेहनत लगातार आप करते रहें। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले तो तुम यहाँ पर चूज़ कर लो कि तुम्हें करना क्या है। जैसे लोग आपको ये बोल देते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरियाँ कितनी तरह की होती हैं मैं पहले आपको बता दूँ। पहली सरकारी नौकरी होती है एसएससी, जिसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है, जिसके अंदर में शुरुआत होती है 10वीं लेवल से। अगर आप 10th पास हैं तो आप एमटीएस और जीडी की 2 परीक्षाएँ दे सकती हैं जिसका अपना एक क्रेज़ होता है। ठीक है? अगर आप 12th पास हैं तो आप सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर सीजीएल सीपीओ का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और पेपर होता है जो फेज़ के नाम से होता है और हर साल अलग-अलग आता है। इसमें 10वीं लेवल के लिए भी वैकेंसी होती है, 12वीं लेवल के लिए भी होती है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी होती है। लेकिन इसके अंदर में थोड़ा-सा पेचीदा मामला फँस जाता है। इसमें यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है जो हर किसी के पास नहीं है। जैसे अब लाइब्रेरियन का भर्ती निकल गया, तो लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस चाहिए, नर्स का निकल गया तो उसका एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो नहीं होता तो भर्ती नहीं हो पाती है। तो मुख्य रूप से आप इसमें ये मान सकते हैं 10वीं पर जीडी एमटीएस जिसमें काफ़ी सारे अच्छा जीडी में बहुत वैकेंसी आता है, हर साल 50,000 के करीब में ऑन एन अप्रोक्सीमेट वैकेंसी आ रहा होता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तुम कांस्टेबल लेवल पे जाते हो। देखो जीडी और सीपीओ दोनों लगभग समान है डिपार्टमेंट इनके, बस इसमें कांस्टेबल लेवल पे लगते हो और इसमें सब इंस्पेक्टर लेवल पे लगते हो। जैसे अगर बीएसएफ में आ गए तो बीएसएफ में आ जाओगे, यहाँ कांस्टेबल बन के, यहाँ सब इंस्पेक्टर बन के। और जो सीजीएल होती है रॉयल नौकरी होती है, मतलब जो क्लर्कल, मतलब एक तरीके से जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनको जो असिस्ट करने वाले लोग होते हैं, जैसे नेता मंत्री को आईएएस आईपीएस करेंगे, उनको असिस्ट करने वाले जो होंगे वो सीजीएल वाले होंगे। आम भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ। और बाकी भारत में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अलग-अलग जगह पर हैं, जो उनके टाइपिंग का काम करने का होता है, डेटा फीड करने का काम होता है, वो सीएचएसएल वालों का होता है। तो पहले ये समझो कि तुम बनने क्या जा रहे हो। अगर उसी में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो बेकार है तैयारी करना, फिर तो मत करना। ठीक है? यहाँ पर है। उसके बाद आ जाते हैं रेलवेज में। रेलवे में भी उसी तरीके से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं और बाकी जो भर्तियां हैं वो आपकी मेरे भाई यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेसिस पर आ जाता है। इसमें भी थोड़ा अलग-अलग टेक्निकल होता है, जैसे टेक्नीशियन में अलग डिग्री हो गया, उसके बाद में बाकियों में अलग हो गया। तो ये जो है ये डिटेल में हम आपको बता देंगे रेलवे वाले चीज़ में, ठीक है? अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तीसरा है स्टेट एग्ज़ाम। स्टेट एग्ज़ाम एक तरीके से ऐसा होता है मेरे भाई सदाबहार नहीं होता, ये मौसम के ऊपर में होता है।
जैसे यहाँ एसएससी क्या होता है, इसको सदाबहार कहते हैं, रेलवे को क्या कहते हैं, सदाबहार। क्यों? साल भर इनकी वैकेंसियां अलग अलग परीक्षा की होती रहती है, आते रहता है, एग्जाम होते रहता है। यहाँ पर इनका अलग अलग परीक्षा का आते रहता है, होते रहता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल के द्वारा है, तो पूरा कैलेंडर होगा, जैसे जनवरी में इसका पेपर, फरवरी में इसका, मार्च में इसका इसका, तो एक में नहीं भी होता है तो बच्चा उसी तैयारी पे दूसरा दे सकता है, उसी तैयारी पे तीसरा दे सकता है। जैसे सीपीओ देने वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे सीजल वाले होते हैं। एक भी बच्चा मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जो ये कहे कि हमने सीजल की तैयारी नहीं की थी जी, हम तो पहले दिन से सीपीओ माइंड मेकअप वाले थे। तो क्या होता है, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इस तरीके से। तो इनमें क्या होता है ना कि इसीलिए हमेशा माहौल बना रहता है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, उनको पता है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे वेट नहीं करना होगा, शुरू से पढ़ाई करना होगा, शुरू से अपना लगातार लगते रहना होगा। जैसे एग्जाम आएगा, फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर पेपर देंगे, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। अब इनमें क्या होता है मेरे भाई, नोटिफिकेशन का इंतजार। आपने देखा कि यूपीएसआई में, यूपी में दरोगा बनने का अवसर मिला तो सही, लेकिन 4 सालों के बाद में। कांस्टेबल में अभी से पिछले 3 सालों में रेगुलर वैकेंसी आई है, नहीं तो उसके पहले इसमें भी नहीं आता था। बाकी स्टेट में आप देखोगे, बिहार में जो एसएससी की हालत है वो ऐसा है, 10 से 12 साल लग जाते हैं एक भर्ती कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो स्टेट में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रशासन और बाकी चीजें सही हैं, भर्ती बोर्ड सही तरीके से काम कर रही है, तो वैकेंसी रेगुलर हो जाती है, और नहीं है तो नहीं होती है। इसीलिए ज्यादातर बच्चों का रुझान इधर रहता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो मेरे भाई यहाँ ज़्यादा चकाचौंध या बाकी कॉम्पिटिशन में उतना नहीं जाना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो वो इनमें जाना चाहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मेरे भाई एसएससी सीजीएल है, और जिनका इंग्लिश में एकदम हाथ तंग है, वो रेलवे और स्टेट एग्जाम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश नहीं आती और इसमें भी इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बैटलफील्ड, कि भैया यहाँ पर डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ युद्ध लड़ना है। पता चले कि तुमको गोली बंदूक चलाने आता है और उस युद्ध में शामिल हो गए जहां तो सिर्फ तीर और कमान ही तुम्हें मिलेंगे चलाने के लिए, तो तुम वहां निश्चित परास्त होकर के आओगे। तो यदि इंग्लिश आती है तो इस पे फोकस करो, नहीं आती है तो इधर फोकस करो। सबसे ज्यादा पैसा पावर कहाँ है? एसएससी में, उसके बाद रेलवे में, और उसके बाद स्टेट में। स्टेट में देखो अब क्या है, स्टेट में मैं आपको बताता हूँ। स्टेट में भी है, जैसे यूपीएसआई, यूपी में दरोगा, पैसा भी है, पावर भी है, लेकिन फिर वही बात आती है, वैकेंसी कितने सालों के बाद में? 4 सालों के बाद में। तो ऐसा बुढ़ापा तुमको अपना थोड़ी लगाना है कि 4 साल तक दरोगा बनने का सपना देखेंगे और पता चले भर्ती आया और गलती से कोई क्वेश्चन में गलत हो गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, नहीं हुआ, तो फिर 4 साल तुम जवानी और अपना बर्बाद करोगे। ठीक है, तो वो नहीं होता है। जनरली जब भर्तियां आती हैं, लोग जागरूक होते हैं, देते हैं, बट हमेशा उसी को माइंड सेटअप लेकर के वो नहीं चलते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी एग्जाम्स की आपकी तैयारी है, इनमें यहाँ पर पहली बात तो कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, इनकी एग्जाम्स की थोड़ी सी और डिटेल में हम चलते हैं। जैसे अगर हम एसएससी की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई ये परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो उनका थोड़ा हम और डिटेल विश्लेषण हम लोग करते हैं पहले। जैसे सीजल की बात करें, साल 2022 में 36,000 वैकेंसी आई थी और 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 2023 में 8,500 वैकेंसी आई, फॉर्म कम भरा। वैकेंसी को देख करके लोग एकदम जो है ना उतावले होते हैं, हमको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। वैकेंसी ड्रॉप, लोगों का फॉर्म भरना ड्रॉप। फिर 2024 में वैकेंसी बढ़ी, फिर 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 25 में वैकेंसी जो है 15,000, तो 28 लाख के करीब में फॉर्म भरा। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि पहली बात, मुझे पॉजिटिव रहना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। हर साल वैकेंसी आती है, और हर साल वैकेंसी आती है तो इस वैकेंसी में एक तो मेरा भी होगा ही होगा। ऐसी ही वैकेंसी एक 2019 की भी थी, और उस वैकेंसी के सिलेक्शन की लिस्ट में एक नाम था, और वो था आदित्य रंजन। मुझे बाकी सीटों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने हमेशा एक सीट के लिए फाइट किया कि भैया इतना पोस्ट है ना, भाड़ में जाए बाकी दुनिया, हमको मतलब नहीं बनता है, मेरा एक सीट उसमें होना चाहिए, हम इस हिसाब से अपना मेहनत करेंगे। नो डाउट एसएससी के अंदर कमियां हैं, नो डाउट वहां पर जो है वो थोड़ी वेंडर इश्यूज हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं स्टिल फिर भी एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, और वो ये कि इतनी सीट तो है ना, और जब इतनी सीट आ रही है तो उसमें एक सीट तो होगा ना आपका भी, तो उसके लिए फाइट करो। इस बार भी जैसे मैंने इंटरव्यू लिया, ऑल इंडिया रैंक 1 का वहां पर इंटरव्यू लिया, उसके सिस्टम में भी दिक्कत आई थी, उसके साथ भी टेक्निकल इशू था, लेकिन उस टेक्निकल इशू का बहाने के ऊपर में वो रह जाता, तो वो मेहनत करके अपना पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मेरे हाथ में मेरी मेहनत है, मैं वो करूंगा और वो प्राप्त करूंगा। बाकी एसएससी को तो ये बिल्कुल समझना चाहिए कि जो कमियां हैं उसके ऊपर में वो सुधार कर ही ले तो बेहतर है। ऐसे ही अगर हम सीपीओ की बात करते हैं, सीपीओ में कांस्टेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, सीएचएसएल में लगातार वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, एमटीएस में लगातार वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। जीडी इसमें अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया। जीडी का नंबर देखोगे ना, तो जीडी तो एक तरफा होता है, सारे लोगों का साल भर का वैकेंसी मिला दो और जीडी का एक तरफ एक साल का मिला दो, तो भैया बराबर है, 50,000 के करीब में वैकेंसी, समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा ग्रामीण वाले बच्चे जीडी में रहते हैं, और उसके बाद में धीरे 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 थोड़ा टेक्निकली जो और बच्चे हैं वो इसमें रहते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे सर बीटेक वाले बच्चे ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो वो सीजल में रहते हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलिए।
ठीक है? अब उसके बाद में जैसे क्या होता है, आपका कंपटीशन भी फिर उन्हीं लोगों के बीच में हो रहा होता है। जैसे अब मानो कोई बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, 10वीं 12वीं ठीक-ठाक की है उसने, वो सोचे सीजीएल की तैयारी करना, तो उसको थोड़ा कंपटीशन टफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी होंगे, वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, मैच्योर लेवल के होंगे। लेकिन अगर वो जीडी में तैयारी करेगा, जीडी या सीएचएसएल का फॉर्म भरेगा, तो वहाँ थोड़ी कंपटीशन कम होगी, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए कई बार होता भी है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, लेकिन एमटीएस, जीडी का भी फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन होता है। मुझे पिछली बार याद है, पिछली बार 2024 में ऑल इंडिया रैंक 13 जो प्रतीक थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और जब लिया था 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 13 की, तो वो बच्चा एमटीएस में पोस्टेड था केरला में और वहां से वो तैयारी कर रहा था। पहले तो उसने सोचा किसी भी हाल में एक नौकरी ले लेता हूँ, तो उसने एमटीएस का पेपर दिया। एमटीएस के पेपर में, क्योंकि कई लोग बाद में बोलेंगे अरे आप तो झूठ बोल रहे हो, सीजीएल वाला बच्चा एमटीएस की तैयारी कहाँ से करेगा, एमटीएस में सिलेक्शन भला क्यों लेगा। भाई लोग लेते हैं, वो उस समय ये नहीं देखते कि नौकरी क्या है, बस उनको ये चाहिए होता है पोस्टिंग चाहे अंडमान निकोबार में भी दे दो, नौकरी दे दो, हमें ये हालत है। तो ऑल इंडिया रैंक 13 जो था वो लड़का मेरे भाई उस समय एमटीएस में पोस्टेड था केरला में और उसके बाद अगली बार पेपर दे करके सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर के आया और तब जाकर के अच्छी पोस्ट ली। छोड़ो, आप हटाओ पिछली बार का, 2024 का आप केस उठा करके देखो। सबसे लास्ट में मैंने एक पॉडकास्ट लिया था ऑल इंडिया रैंक 10 का, वो एमटीएस में हवलदार में थे और उसके बाद एमटीएस की तैयारी करते करते उन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा था और सीजीएल में ना सिर्फ सिलेक्शन लिया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 10 लेकर के आए थे। ठीक है, तो एसएससी का ये एक पूरा पूरा बैटल फील्ड है। इसमें आप तैयारी किसी एक की भी करें तो सिलेबस सबका सेम होता है। आप इसमें से किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन किसी में ले सकते हैं, बाद में अपना धीरे धीरे तैयारी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट सीजीएल में अगर कोई बच्चा इस बार मानो 3000 4000 रैंक है और वो सीएसएस में नौकरी ले गया और उसको ये लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत करूंगा, अगली बार मुझे तो इनकम टैक्स चाहिए, तो अगली बार फिर से दोबारा फॉर्म भर के मार्क्स अच्छे ला करके वो इनकम टैक्स में भी लोग लेके जाते हैं। रिसेंट केस आप ऑल इंडिया रैंक 1 का ही देख लो, पिछली बार उनका 1000 के करीब में रैंक था। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं कौन से विभाग में वो थे, थोड़ा गोपनीय है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक 1 वो लेकर के आए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इसकी तैयारी करते हैं ना, तो आप पहली बात हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर सीजीएल में मेरा यहाँ एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, लेकिन इसी की तैयारी के साथ साथ मैंने ये दोनों भी दिए थे। इसमें भी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और इसके अंदर में ऑल इंडिया रैंक 114 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला था मुझे, नौरोजी नगर में। सरोजनी नगर जहाँ पर है, जहाँ मार्केट सरोजनी का सुना ना, सरोजनी के कपड़े में पहन के आती मैडम डिस्को, तो वहीं पर डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, उसी में हमारी हुई थी। तो एक तैयारी से मल्टीपल एग्जाम्स आप कर सकते हैं। तो जो बार बार आप कमेंट करते हैं सर इससे सीपीओ हो जाएगा, सर इससे सीएचएसएल हो जाएगा, इससे जीडी हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ये प्रारंभ बैच है, जो आपका मेरा मैथ्स का चैंपियंस बैच है, उसमें जब हम तैयारी कराते हैं तो कंप्लीट कराते हैं इस तरीके से कि यदि आप इसका भी फॉर्म भरना चाहें तो इसमें भी सिलेक्शन होगा, इसका चाहें तो इसमें होगा, इसका चाहें तो इसमें होगा, इसका चाहें तो इसमें होगा। बाकी जगहों पर क्या होता है, एग्जाम स्पेशल होता है, सीजीएल का स्पेशल करा देंगे बस बात खत्म, या एमटीएस स्पेशल करा देंगे बस बात खत्म। हम एग्जाम स्पेशल कराते ही नहीं है। अगर कोई बैच मेरा जीडी डेडिकेटेड आ रहा है तो वो जीडी तक रहेगा, लेकिन अगर कोई मेरा बैच मैथ स्पेशल आ रहा है तो सभी परीक्षाओं के लिए रहेगा। और आप जब पढ़ेंगे तो वो थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का बैच होता है और उससे सारा निकलता है। इसीलिए आप देखेंगे जो छोटी मोटे एग्जाम्स के स्पेशल बैच आते हैं, जैसे जीडी स्पेशल, उनकी फीस भी कम होती है और वो जल्दी कंप्लीट होते हैं। यूपी कांस्टेबल स्पेशल, फीस भी कम होती है, जल्दी कंप्लीट होते हैं, लेकिन उससे सिर्फ वो परीक्षा क्लियर होती है। बट जब आप मैथ स्पेशल की बात करते हैं तो आपको भी 8 से 10 महीना मुझे देना पड़ेगा, उतने का सब्र आपको भी रखना पड़ेगा, उतने का पेशेंस मैं भी रखूंगा। मिल करके मेहनत करेंगे और ऐसा कि आप एक नौकरी में अगर चूक रह जाते हैं तो आप दूसरी भर्ती भी उसमें से निकाल पाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा 9 से 12 लिखा है मैंने, 8 से 10 महीने के अंदर में हमारी तरफ से पूरा सारा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा। 3 महीने हमने आपके प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए हमने आपको इसमें रखा हुआ है। सैक्रिफाइस आपको सब कुछ करना पड़ेगा और आपसे जो रिक्वायरमेंट होगी मेरी, सिर्फ पेशेंस और परसिस्टेंस। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हम लोग करते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, थोड़ी रेगुलरिटीज भी हो जाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहले दिन बता दूं, ये क्लास फ्री है ना, काफी सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, काफी सारे अभी नहीं लिए हैं, तो मैं बता दूं अगर आप सीरियस हैं तो आप जुड़िएगा हमारे साथ में, अपने गोल को लेकर के सीरियस हैं तो जुड़िएगा, टाइम पास है तो मत जुड़िएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर आप कहीं और पे टाइम पास करिए। विद्याग्राम आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि विद्याग्राम मेरे भाई पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होगा, पूर्ण रूप से आपके ऊपर मेहनत करेगा और विद्याग्राम को ये चाहिए कि आप भी मेहनत करो। लेकिन अगर आप टाइम पास करोगे तो फिर मेरे भाई उसमें हमारी कहीं पर कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए आपके सक्सेस को हमने अलग अलग स्टेप्स पे डिसाइड किया है कि हम शुरू कहां से करेंगे और हम अंत कहां पर करेंगे। तो सबसे पहले जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप इस सीढ़ी पर होते हैं और स्टेप नंबर 1 हमारा होता है कि पहले तो हम आपको बेसिक कंसेप्ट्स के माध्यम से आपको बेसिक चीजें जो है वो सिखाएं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि जैसे बेसिक कंसेप्ट्स को सीखना वो आपकी सबसे आवश्यकता है।
कई लोग होते हैं, देखो जैसे क्या होगा, तैयारी करोगे तो अभी क्या होगा, तुम्हारा रूममेट मानो मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो कई बार देख करके लगेगा यार ये सही है, ये मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो एक काम करते हैं हम भी मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं। और जब तुम मॉक टेस्ट लगाने जाओगे तो वहां पर जब तुम्हारा स्कोर नहीं बनेगा, फिर तुमको फील होगा यार ये तो फालतू की और नेगेटिविटी हो रही है, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, तब तुम पढ़ने आओगे। तो इस दोहमच में मत रहना, इस दोहमच में मत रहना, इस चीजों में मत रहना। मैं फिर से बता रहा हूं, एक चीज डिसाइड करना और उस पर लग जाना। हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 1, पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए, ताकि कोई भी सवाल आपको समझ में आ सके, आपको पता चल सके पूछा कहां से है, और फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर में स्मार्ट अप्रोच डेवलप करिए। जैसे जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो पहले मेथड नंबर 1 बताएंगे, इस वजह से ताकि आपको उसका पूरा परिभाषा समझ में आ सके, वो क्या पूछ रहा है ये समझ में आ सके, दिया क्या है वो समझ में आ सके। और तब उसके बाद पेपर को क्लियर करने के लिए जो टॉपर्स का अप्रोच होता है वो हम आपको बताएंगे कि देखो ये सवाल ऐसा था, तुम बनाते तो 1 मिनट में बनता, लेकिन यदि तुम ये वाला मेरा तरीका अपनाओगे तो 10 सेकंड में इसको उड़ा करके आ सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा है कि पेपर के पैटर्न में 15-15 मिनट में 25-25 सवाल बनाने हैं, और बनाने हैं तो वैसे में आपकी रफ्तार और एक्यूरेसी दोनों की नीड है, और वो क्लासरूम के अंदर से ही हम आपके अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे, और करेंगे तब आपके अंदर चीजें आएंगी, तब आपका फायदा होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 जो है वो कैलकुलेशन का हैक है। कैलकुलेशन के हैक में 2 वीडियो हमने आपको डिजिटल सम की दी है, और 6 वीडियो हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की हमने आपको दी है। ठीक है, इसके अंदर में जब आप इसको सीख लोगे बढ़िया तरीके से ना, तो आपका कैलकुलेशन बहुत शानदार बन जाएगा। और उसमें क्या होगा कि जगह जगह पर जहां जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो इसका नुकसान मेरे भाई क्या होगा, इसका नुकसान मेरे दोस्त यहाँ पर ये होगा, यदि तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है, तो बीच बीच में जहां जहां कैलकुलेशन आएगा तुम कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे। तो कैलकुलेशन की वीडियो देखने से कैलकुलेशन नहीं सीखोगे, वीडियो देखने के साथ साथ उसको क्लास के बीच में अप्लाई कर पाओगे, तो कैलकुलेशन तुम बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। तो ध्यान रखो। और लास्ट में स्टेप है एग्जाम का प्रेशर हैंडलिंग। तो जब भी आपका एग्जाम आता है, आपको पता है हम यूट्यूब पर उस समय मैराथन लेकर के आते हैं, यूट्यूब पर एक सीरीज लेकर के आते हैं, और उसके अंदर में हम जबरदस्त प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे इस बार सीजीएल वाले बच्चों का मेरे भाई पेपर है, तो हम दफ्तर सीरीज लेकर के आ गए। तो ये सारा का सारा आप करते रहोगे, और लास्ट में जो ये आपको गोल्ड वाला रूप दिख रहा है ना, ये गोल्डन रूप आपके अंदर में हम निखारेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से और कुछ सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से। हालांकि हम धीरे धीरे शुरू से ही आपका जो है सारा सारा लेवल बढ़ाने का काम कर दिए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि आप मेरी क्लास को लो, मानिए परसेंटेज की आज हमने क्लास 1 लिया, तो क्लास 1 के साथ साथ हम यहाँ पर आपसे जबरदस्ती प्रैक्टिस करवाएंगे। हम क्लास 1 के साथ साथ आपको डेली 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे देंगे। आज मैंने एक रूल पढ़ाया, एबी रूल का, फटाक देना क्वेश्चन उसके ऊपर में आ गया, तो ना चाहते हुए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका समय बहुत कम है। 1 घंटे की टेस्ट अगर मैं बच्चे के लिए रखता हूं तो उसको हेक्टिक लगता है, लेकिन यार जहां उसने 1.5 घंटे की क्लास ली और सिर्फ 10 मिनट का एक टेस्ट है, तो वो भी ये सोचता है यार 10 मिनट टेस्ट दे दूंगा तो मेरे भाई पूरा रिवाइज हो जाएगा मेरा, और रिवाइज हो जाएगा तो मेरी लर्निंग और बेहतर हो जाएगी। बाकी दुनिया ने क्या किया, सिर्फ वीडियो देखा। मैंने क्या किया, वीडियो देखने के साथ साथ मैंने 10 मिनट अपने लिए निकाला, पेपर पेन लिया, सर ने जो पढ़ाया था मेरे दिमाग में है, मैंने फटाक देना उसके ऊपर में क्वेश्चन कराया, तो मेरी वीडियो प्लस प्रैक्टिस और हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा पैसा लगता है कंटेंट बनाने में, हमारा पैसा लगता है टेस्ट क्रिएट करने में, लेकिन रिजल्ट उसका हमें ये मिलता है कि बच्चों की लर्निंग जो है और फास्ट बन जाती है, वो भी जल्दी सीख पाते हैं, हम भी जल्दी सिखा पाते हैं। तो ये हमारे लिए भी फायदे की बात होती है, और डेफिनेट हमारा फायदा मतलब आपका फायदा तो है ही है। आपका फायदे में ही हमारा फायदा है। ठीक है, आप सीख रहे हैं तो ये मेरा फायदा है। ठीक है, मैं इस तरीके से रूप में लेके चलता हूं। तो इस तरीके से हमने पूरा स्टेप वाइज पहले ब्लूप्रिंट हमने बना लिया है कि आप जब यहाँ इस विद्याग्राम एप्लीकेशन के साथ में जुड़ोगे तो आपके लर्निंग को हम बेहतर कैसे करेंगे, स्पेशली मेरे मैथ्स के बैच में जुड़ोगे तो कैसे होगा। तो आपने मेरी क्लास देखी, क्लास मेरी भाई पूरी पावर पैक्ड चलेगी 1.5 घंटे की। पहले हम 2 अलग अलग टाइम पर क्लास चलाते थे, एक टाइम पर अरिथमेटिक, एक टाइम पर एडवांस। इसमें हमने ये देखा कि काफी ऐसे बच्चे थे जो उस केस में वहां पर क्या कर रहे थे, दिक्कत आ रहा था उनके साथ में कि वो दोनों सब्जेक्ट एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि अब एक बार सीधा 1.5 से 2 घंटे की हम क्लास चलाएंगे, और जबरदस्त तरीके से चलाएंगे। जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसके अंदर में सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स, रेलवे सारे एग्जाम्स होंगे। इजी क्वेश्चन भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। 1.5 घंटे का एक पावर पैक्ड सेशन आपका चलेगा, और उस पावर पैक्ड सेशन में जबरदस्त तरीके से हम लोग चीजों को कवर करेंगे। और उस 1.5 घंटे के बाद में उस क्लास की नोट्स भी तुरंत वहां एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, और टेस्ट भी मिल जाएगी। तो अगर आपको नोट्स नहीं बनाने की इच्छा है तो जो मैं डेली के नोट्स दूंगा उससे रिवाइज कर लेना, या डाउनलोड करके अपना फोल्डर बना लेना सिस्टम में। और अगर मान लो वहां पर कि भैया तुम्हें बनाना है तो एक कॉपी खरीद लेना, जैसे रैंक 1 ने किया था, ज्योमेट्री की अलग कॉपी, मेंसुरेशन की अलग कॉपी, नंबर सिस्टम की अलग कॉपी। तो वैसे
तुम बना लेना, क्योंकि नोट्स हमेशा काम आते हैं। हर एग्जाम के पहले तुम्हें वो रिवीजन देने में बहुत हेल्प करता है। तो वैसे मेरे भाई आप वहां पर कर लेना, और टेस्ट जो है वो देते रहना डेली का डेली। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं अगले पड़ाव के बारे में। अब अगर आप मेरे भाई, आप जो हथियार है, मैंने क्या कहा कि जैसे आपको युद्ध बता दिया कि आपका क्षेत्र क्या है, बता दिया कि वैकेंसी कितनी आती है, बता दिया मैंने क्या सोचा है, अब आपके लड़ाई के लिए मैं और क्या कर सकता हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो हम आपको क्लासरूम शीट देते हैं, नंबर 1 जो मिलेगा वो शीट मिलेगा। ये पूरी तरीके से टाइप वाइज होगा, इसको बैठ करके टाइप वाइज मैं कराता हूं, बैठ करके मेरे भाई लेवल वाइज मैं इसको बनाता हूं। ठीक है, और यहां पर आपका सारा जो मंच चलेगा वो इसी के ऊपर में चलेगा। ये 200 250 300 क्वेश्चंस का होगा, डेली 15 15 20 20 सवाल होंगे, और मेरे भाई बढ़िया तरीके से आपको एक एक कंसेप्ट, सारी चीजें छुपी होंगी, इसका पूरा जो तोड़ है वो हम आपको क्लासरूम में बताएंगे। तो क्लासरूम शीट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार लगाना है। हर क्लास के बाद में उसकी जो नोट्स होगी, जो मेरे हैंड रिटन होगी बोर्ड्स पे, वो हैंड रिटन नोट्स आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको अपने उसको देख करके नोट्स बनाना है तो वैसे बना लो, या रिविजन के लिए करना है तो वैसे कर लो। तीसरा, हर क्लास के साथ में मैं आपको एक टेस्ट दे दूंगा। तो क्लास के साथ में टेस्ट देने का फायदा यहाँ पर क्या होगा, क्लास के बाद टेस्ट देने का फायदा यहाँ पर ये होगा कि साथ के साथ आपकी मेरे भाई प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी, तो दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। इसमें काफी सारे बच्चे और भी होते हैं, हमको और टफ लेवल का क्वेश्चन लगाना है, तो उनके लिए हम एक शीट दे देते हैं जिसका नाम है प्रो लेवल शीट। ठीक है, प्रो लेवल की शीट में वहां पर क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं, ये विद सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर आप साथ के साथ लेके चल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसका पूरा सिलेबस होने के बाद में लगाइए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हिलेंगे नहीं। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कैट वैट के होते हैं, खतरनाक होते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे ये बैच हमारा मैथ स्पेशल बैच है, अलग अलग एग्जाम्स के बच्चे इसको देख रहे हैं, कोई सीजीएल का देख रहा है, कोई सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है वो देख रहा है, जीडी वाला वो भी देख रहा है, एनटीपीसी वाला वो भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे भाई आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी क्या हो, हम जो पढ़ाएंगे वो तो ओवरऑल सब लेकर के पढ़ाएंगे, आपको सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, ऐसा कि आपका कोई भी एग्जाम भरो आपका क्लियरेंस हो जाए। लेकिन जब एग्जाम आपका आएगा तो उस समय आप क्या चाहोगे कि यार मुझे मेरे एग्जाम का टेस्ट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए आपके एप्लीकेशन पे हम 500 से ज्यादा आपको टेस्ट देंगे। ठीक है, 50 टेस्ट हम सीजीएल का देंगे, 50 सीएचएसएल का, 50 सीपीयू का, 50 एमटीएस का, ऐसे करते करते अलग अलग परीक्षाओं के हम आपको टेस्ट दे देंगे। चैप्टर वाइज भी टेस्ट देंगे और सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट क्या होगा वो बताएंगे। जैसे मानो पहले तो परसेंटेज में हर क्लास के बाद में एक एक टेस्ट दे रहे हैं, क्लास 1 के बाद एक टेस्ट, 2 के बाद एक टेस्ट, 3 के बाद एक। अब आप चाहोगे यार पूरा परसेंटेज का एक टेस्ट मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो पूरा परसेंटेज का एक टेस्ट, पूरा प्रॉफिट लॉस का एक टेस्ट, पूरा ये टेस्ट, तो पूरा चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा अगर अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो अलग अलग परीक्षा के अनुसार, जैसे यूपी कांस्टेबल का कर रहे हो उसका 50 को टेस्ट तुमको मिल जाएगा, सीजीएल का कर रहे हो प्री और मेंस दोनों आता है, 50 प्री के 50 मेंस के। तो क्या होगा ना, जब तैयारी तुम्हारी पूर्ण रूप पर हो जाएगी उस समय तुम्हारा यहाँ पर काम आएगा। तो जैसे होता है ना कि एकदम स्टेज 1, जैसे पहले महीने में तुम्हें आवश्यकता इसकी है, इसकी है, इसकी है, फिर उसके बाद जैसे 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 महीना बीतेगा, सिलेबस कंप्लीशन के अगर पर आओगे, जैसे एक चैप्टर खत्म किया फिर चैप्टर का टेस्ट, दूसरा खत्म किया तीसरा, और जब पूरा सिलेबस खत्म कर दिया तब तुम्हारे सामने यहाँ पर ये वाली चीज और ये वाली चीज काम आएगी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है, आज ये बच्चों के रैंक 1 2 3 क्यों आ पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में उस तरीके से काम होता है। जब मैं और वो मिलकर के इतना काम करेंगे ना, तो किसी का भी रैंक 1 आना तय है, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। दुनिया 100 तरह की बातें चाहे बोल दे कि भैया इनका नहीं था, वो था, ये था, 100, मैं सुनता ही नहीं किसी की। मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, मैं मेरे भाई अपने क्लास पर फोकस करता हूँ, अपने कंटेंट पर फोकस करता हूँ। ठीक है, कि आज अगर इतनी मेहनत मैंने बच्चे के साथ मिलकर के कर दी, उसने मेरे साथ मिलकर के कर दी, तो गारंटेड है कि उसका भी रिजल्ट आएगा तो आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें फीचर्स आपको इस बैच के अंदर में मिलता है। इस तरीके से पूरा डिजाइन हमने कर दिया है कि जब आप मेरे भाई क्लासरूम शीट भी लगा लो, आप यहाँ नोट्स भी लगा लो, आप अपना जो है चैप्टर का टेस्ट भी दे दो, तो एक ऑल इंडिया रैंक आपका भी निकल करके आएगा तो आएगा। लेकिन उसके लिए 8 से 10 महीने आपको मेरे को देने पड़ेंगे, पेशेंस परसिवियरेंस के साथ में देना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रिविजन करते रहना पड़ेगा, टेस्ट देते रहना पड़ेगा। अब सोचो मैं इतना बढ़िया बढ़िया टेस्ट बना के तुम्हें दे रहा हूँ, तुम टेस्ट ही ना लगाओ, नहीं आ सकता भाई सिलेक्शन, नहीं हो सकता। आपकी फेलियर है, मेरी फेलियर है। मेरी फेलियर ये है कि शायद मैं इस तरीके से आपको कन्विंस नहीं कर पाया, या मैं आपको आपके मोटिवेट इतना नहीं कर पाया, मैं आपको उस पद के लिए इतना उत्तेजित नहीं कर पाया कि आप यहाँ पर सोचो, आप उसको सीरियस लो। ठीक है, आपके भटकाव को मैं नहीं रोक पाया, और शायद इसी वजह से आप टेस्ट नहीं दिए, शायद आप इस वजह से रेगुलर नहीं रहे बैच में, और आपका सिलेक्शन, ये मेरी गलती है। और आपकी गलती क्या है वो तो आप बेहतर जानते ही है। क्या नहीं करना है, पहली बात भाई देखो, रास्ते में बहुत बहुत भटकाव आएंगे,
आज किसी दूसरे टीचर का नोट्स देखोगे, मन करेगा यार इसके क्वेश्चन बढ़िया है, ये लगा लेते हैं। परसों किसी और का देखोगे, मन करेगा ये लगा लेते हैं। कोई सीरीज चलेगा तो मन करेगा ये देख लेते हैं। कभी मैं ही यूट्यूब पर एक मानो 40 क्लास की सीरीज लेके आ जाऊंगा तो तुम्हें लगेगा यार 300 वीडियो देखने से बेहतर है 40 क्लास में रिवीजन कर लें। ये सब टेंट्रम्स है, सब भटकाव है, सब नौटंकी है, कुछ पे मत लगो। सबसे पहले जीवन में याद रखना, एक बार तुमने सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद में तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इसको खत्म करो। ठीक है, जैसे मैं अपने लाइफ में हमेशा कि भाई ये मेरा फिक्स है, ये चीज मेरी फिक्स है, इसके अलावा अगर मुझे कुछ करना है तो वो अलग बात है। बट अगर मुझे यहाँ पर चैंपियंस में एनरोल्ड है, आप प्रहार में एनरोल्ड हैं, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इसे खत्म करेंगे, इसके बाद जो करना है करिए। ठीक है, लेकिन इसके छोड़ करके बाकी आपको चीजें नहीं करनी है। मैथ्स का जो सिलेबस है आपका, वो हमने यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से दे दिया है। ठीक है, ये पूरा अरिथमेटिक का था, ये पूरा एडवांस मैथ का था, इसके अलावा के जो टॉपिक्स थे वो ये सारे थे, और ये सारे पूर्ण रूप से हम आपको कराएंगे, बढ़िया तरीके से कराएंगे। ठीक है, मैं अपना 100% देने को तैयार हूं। आप अपना 100% देने को तैयार है क्या, ये सोच लीजिए आप। क्लास की टाइमिंग को लेकर के अगर किसी का होगा तो कल से आपकी क्लास चलेगी मेरे भाई, और टाइमिंग जो रहेगी वो रोज मंडे टू सैटरडे। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये बोर्ड नया है, मुझे नहीं पता कैसे क्या क्या लिखना होता है इस पे, थोड़ा सा तुम लोग एडजस्ट कर लेना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मंडे टू मेरे भाई यहाँ पर सैटरडे, मंडे से लेकर के सैटरडे तक चलेगा, और 10 से लेकर के मेरे भाई 11:30 तक चलेगा। कभी हो सकता है संडे को भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, तो इस बात के लिए तैयार रहना, या कभी नाइट में भी एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है, इस बात पे भी तैयार रहना। 2 घंटे 3 घंटे की भी एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है, इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना है। ये तो मेरी क्लास का टाइम है, बाकी टीचर्स का भी टाइम मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिलेक्शन कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से हो ही नहीं सकता, आपको सारे सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे सुबह में आपको 9 बजे से, देखो प्रहार बैच की मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्टैटिक जीके चलेगा शुभम मैम का, स्पेशली इनका कंटेंट जो है वो मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। ठीक है, और तरीके से आपको, जैसे जिन्होंने प्रहार बैच लिया उनको ये सारा अलग अलग स्पेशल सब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये स्पेशल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन प्रहार बैच मेरे भाई 1499 के अंदर में सारा बैच आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी ऑफर चल रहा था 1199 का था, बच्चों ने कहा वहां पर कि अभी हम नहीं लेंगे, पहले डेमो देखेंगे तब हम लेंगे। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं 1499 कर देते हैं, अभी हम 2799 नहीं किए हैं। ठीक है, तो 1499 भी अपने आप में एक ऑफर ही है। ठीक है, आपके 3-4 दिन 5 दिन क्लास लगने के बाद में इसकी फीस 2799 हो सकती है। ठीक है ना, तो अभी भी ऑफर में ही है आप लोगों के पास में, वो एक शॉर्ट टर्म ऑफर था, इसको हमने 3-4 दिन के लिए रखा है, फिर उसके बाद में ये भी हट करके 2799 हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको बताऊं, अभी हम बात करते हैं स्टैटिक जीके को लेकर के। तो देखो स्टैटिक जीके का एक बहुत अहम रोल है, और इसीलिए इसको मैंने बैच के अंदर में रखा है। इसकी डेडिकेटेड 40 या 35 से 40 घंटे की क्लास हमने डिसाइड की है, और एक एक चीज वहां पर हमने ध्यान दिया कि कैसे 2025 में क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, उसको तरीके से क्यूरेट करके हमने डाला है। मैथ्स में मैं आपको 1.5 से 2 घंटे की क्लास लूंगा, इसीलिए 10 से लेके 12 तक का पूरा स्लॉट फिक्स है। 1.5 घंटे कमिट कर रहा हूं, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 1 घंटा 45 मिनट भी हो सकता है। रीजनिंग आपकी डेली 1 घंटे की चलेगी, इंग्लिश आपकी यहाँ पर एक से देखो, इंग्लिश आपका 1.5 घंटे भी चल सकता है, इंग्लिश भी आपका 2 घंटे चल सकता है, ये मेक श्योर पहले लेके चलो। जय सर ऐसे आदमी हैं जो समय देख करके नहीं पढ़ाते हैं भाई, वो ऐसा कंटेंट आपको इंग्लिश में देंगे, मैं बता रहा हूँ। उस इंसान की एक सबसे बुरी बात है वो कि उनको हंसी मजाक नहीं आता, और वही बुरी बात सबसे अच्छी बात भी है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ कंटेंट देना जानते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट में एक बात बताता हूँ, आप इसको मैच कर लेना जाकर के। सीएचएसएल का जिस दिन मेंस का पेपर आया, बाकी लोगों ने एक एक दिन बाद वीडियो डाले, आंसर किए आते वो यूट्यूब पर लाइव आ गए, 1% भी उन्होंने ये नहीं सोचा मेंस का पेपर है तो भाई यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ, आंसर देख लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ, नहीं वो गए। उनके ऊपर में 1-2 लोगों ने वीडियो भी बना दी कि गलत पढ़ाएं, और बाद में बेचारे जो 2 लोग वीडियो बनाए थे उनको पता चला कि यार वो जो है गलत बात पर उनको ट्रोल करके चले गए, तो सब ने अपनी अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी, लेकिन इनकी वीडियो वहां पर ऑन है क्योंकि इन्होंने सही पढ़ाया था। ठीक है, तो इंग्लिश में कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई तोड़ नहीं है। पिछली बार सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 1 के स्टूडेंट थे, सिर्फ सोचो ना यार, मेरे पास में क्या नहीं था, हर वो बड़ा नाम जो आने के लिए तैयार था, लेकिन हमने किसको चूज किया, उनको जिनके कंटेंट में दम था, उनको जिसका मुझे पता था कि यार मेरे बच्चों को ये अच्छा पढ़ा पाएंगे, जो रेगुलर रह पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा से 2 चीजें मैंने फेस की है, मैंने लाइफ में देखा है, यार नाम बड़ा बन जाता है, ठीक है, लेकिन किस चीज पे बनता है, रेगुलरिटी पे, और उसके बाद में कंटेंट पे। मैंने जिन 2-4 बड़े-बड़े नामों से बात की है ना, उनका यही था, हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकते, हम एप्लीकेशन पे 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, हमारी तो 5 ही दिन हफ्ते में क्लास लगेगी। अब मैं कह रहा हूँ यार बच्चे के लिए इतनी जरूरत है मुझे,
और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूं वहां पे। तो इसीलिए हमने हमेशा उस चीज के साथ गाना बेहतर समझा जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ खड़ा रहे, डेडिकेटेड रहे, जो उनको कंटेंट दे प्री के टाइम पर, प्री लेवल मेंस के टाइम पर बढ़िया तरीके से तैयारी कराना कि भाई स्टूडेंट्स की कहीं पर कोई कमी ना रहे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर साइंस कंप्लीट हो गया और उसके बाद में जीएस हो गया। अभी देखो पॉलिटी मैं दिखा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि पॉलिटी ही होगा। पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब जीएस में कुल मिलाकर के क्या हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इको, थोड़ा सा कंप्यूटर। इसके अंदर में करंट अफेयर आपको लग रहा है कि नहीं है भैया, करंट अफेयर भी होगा और वो एक ही बार होगा और 6 मंथ का होगा, क्योंकि करंट अफेयर तो डेली यूट्यूब पर चल रहा है। तो करंट अफेयर, अब एक बात बताओ, तुम्हें फुद्दू बनाने के लिए फिर वही काम कर दूं, एक तरफ यूट्यूब पर चला दूं, एक तरफ एप्लीकेशन पे चला दूं, क्या फायदा। तो करंट अफेयर जग जाहिर है कि बच्चा यूट्यूब से ही पढ़ता है, तो यूट्यूब से पढ़ लेना। पेपर का जब तुम्हारा टाइम आएगा उस टाइम पर मैं जो है आपकी डेडिकेटेड क्लास भी यहाँ पे लगवा दूंगा, ठीक है। ये कहानी है। तो सारा का सारा सब्जेक्ट आपको प्रहार बैच में मिल जाता है, 1499 के अंदर में आपको ये मिल जाता है। और अभी ये 1499 भी अगले एक हफ्ते तक ही रहेगा प्राइस, उसके बाद में 2799 हो जाएगा। तैयारी के संबंधित मैंने आपको बता दिया, सभी टीचर्स एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। इनमें से किसी एग्जाम को अगर आप सोच रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। अब आपके मन में जो जो सवाल है आप यहाँ पर वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, जीएस में हमने अभी क्या शुरुआत किया है, जीएस में हमने जैसे अभी शुरुआत किया कि पहले आपका हिमांशु सर का खाली पॉलिटी चलेगा, पहले पूरा पॉलिटी कवर कराएंगे, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में हिस्ट्री। क्योंकि एक बार में क्या होता है, 2-3 टीचरों की क्लास शुरू कर देता है आदमी, फिर बच्चे को किसी का समझ में नहीं आता है। तो एक एक करके सारा होगा। और जीएस में एक टीम है, हिमांशु सर की, दीपक सर की। आप यहाँ थंबनेल में देखो, हिमांशु सर, दीपक सर दोनों मिल करके पढ़ाएंगे जीएस में। सवाल आपका ये होगा, जीएस हमारा कौन पढ़ाएगा। 2 सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे, 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ये पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है इस टीम के अंदर में एक आधा लोग और भी जुड़ जाएं जो और ज्यादा स्पेशलिस्ट हो, जो और बेहतर तरीके से आपको बेहतर से एक सब्जेक्ट पढ़ा पाए। तो मैं पर्टिकुलरली जीएस में किसी एक के ऊपर में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आने वाले समय में मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, हालांकि अभी मेरी प्रॉमिस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कि मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के 2 अलग अलग बैच भी जीएस में बना दूं और दोनों का कंटेंट आपके अंदर में दे दूं। वहां पे इसी बैच के अंदर ये अपडेट भी मैं लेकर के आ सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम की अलग फैकल्टी होगी, हिंदी मीडियम की अलग फैकल्टी होगी, और आपको आपके बैच में दोनों क्लासेस मिलेंगे। जीएस में इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा, हिंदी मीडियम भी मिलेगा, जिसको जिस मीडियम में देखना है वो देख ले। बट ये मेरी प्लानिंग है अगले 2 से 3 महीने के बाद में, और अगर वो चीज मैं लेकर के आऊंगा तो वो मैं प्रहार में भी उसको करवा दूंगा, ठीक है, ये निश्चिंत रहो। ठीक, और बताओ आप, वो आपको बता दिया कि भैया अगर तुम चाहते हो सिलेक्शन लेना तो अपने आप में थोड़ा सा डेडिकेशन तुम्हें लाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तब जाकर के बाद बनी मेहनत था नहीं बनेगी। मैथ में कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ये आपको कल दिख जाएगा, इवेंट लग जाएगा, वो दिख जाएगा आपको। चलो मेरे भाई बुलाते हैं सभी लोगों को यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, बढ़िया आइए आइए, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, आ जाओ सारे के सारे। देखो कितने स्मार्ट स्मार्ट लोग हैं, आप बोलोगे ऐसे सिलेक्शन भी होता है इनका, खुश रहो, ठीक है, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। तो कुछ ऐसे ही क्लासरूम आप लोगों की भी थी, बस ये थोड़ा सा नया और मॉडर्न स्टूडियो है ठीक है, एक एक करके थोड़ा अपना नाम और इंट्रोडक्शन आप बच्चों को दीजिए, ठीक है, बताइए, चलिए। सर मेरा नाम कुणाल है और मेरा सिलेक्शन ASO CSS में हुआ है और मेरी रैंक है 643। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मेरे मैथ्स में भी मतलब आपकी वजह से और थोड़ा और मैंने कैलकुलेशन में ध्यान दिया था, तो मेरे CGL में, CGL प्री में, CHSL प्री में, CPO प्री में और CGL मेंस में सब में फुल आया मैथ्स में मार्क्स। बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है। हाँ। मेरा सर अभी ASO इन AFHQ हुआ है और मैं सर CISF इन सब इंस्पेक्टर पहले से सिलेक्टेड था। इनको मैं थोड़ा जानता हूँ, ऐसे कि पिछली बार सीपीओ में शायद आप आए थे ना, सिलेक्शन हुआ था सीपीओ में, आप 3 दोस्त आए थे, मुझे ज्यादा याद है, 4 दोस्त आए थे एग्जैक्टली, और पुराना वाला ऑफिस था, और पुराने वाले ऑफिस में आप आए थे और उसमें मिठाई भी बड़ी प्यारी लेकर के आए थे ठीक है, तो उस समय सीपीओ में सिलेक्टेड थे और इस बार सीजीएल में। मैंने कहा ना कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एमटीएस का पेपर देता हो या सीपीओ का देता हो और वो सीजीएल ला देता हो। तैयारी सब सीजीएल की ही करते हैं, पार्ट टाइम भर लेते हैं, लेकिन साथ के साथ तैयारी के साथ साथ वो सीजीएल भी निकालते हैं। तो अभी उसके पेपर के साथ साथ फिर आपने इसकी तैयारी कैसे की फिर? जी सर, सर मेरी जैन में वो थी इसकी ज्वाइनिंग, तो और सर जब 12 जैन की ज्वाइनिंग थी, 18 जैन का पेपर था, तो सर मैंने एक्सटेंशन ली और फिर उसके साथ किया। भाई मिल गया एक्सटेंशन? सर उनका रिवर्ट बैक ही 2 महीने बाद आया। बढ़िया, 2-3 बच्चे और भी हैं जो सीपीयू में अभी हुए हैं ज्वाइनिंग लेकर के, और वो अभी जा रहे हैं मतलब सीजीएल को लेकर के, मतलब उनको एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। हालांकि पिछली बार में चाहिए था, उनको नहीं मिला है, बट मैं आपसे टिप्स लूंगा, वहां पर उनसे बात कराऊंगा, थोड़ा गाइड करना उनको कैसे एक्सटेंशन मिलता है। सीपीयू वालों को एक्सटेंशन नहीं मिलता, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। सर आपसे बात भी हुई थी मेरी कि सर मेरे को दिल्ली की जॉब चाहिए, तो आपने कहा था कि ASO ले लो, तो सर ASO मिल गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एएसओ ही क्यों चूज करते हैं आप? थोड़ा मैंने तो बताया था, वो तो पता है, आप बच्चों को बताओ।
सर दिल्ली की स्टेबल जॉब है, अपनी कंफर्ट की जॉब है, पीसफुल जॉब है। क्योंकि सर वैसे एम था डीपीएसआई का, तो 4 मार्क्स से सर रह गया था मैं। तो इस बार भी सर कोशिश थी कि सीपीओ करूँगा, बट आपने कहा था कि सीपीओ से बेटर आपका एएसओ रहेगा अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो सर इसलिए फिर एएसओ चाहिए थी और सर एएसओ ही मिल गई। थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर जैसा कि आपने कहा कि जो बच्चा सीरियल देता है वो सीएचएसएल और एमटीएस भी देता है, तो मैं भी 2023 से एमटीएस सेलेक्टेड हूँ। ओ भाई सीरियसली? हाँ सर, बैंगलोर में पोस्टिंग थी पास मेरी। में पास अच्छा। बैंगलोर में पोस्टिंग थी हाँ, मेरी। तो मैं बता भी रहा था कि चलो आप बताओ। तो 2023 से एमटीएस में सिलेक्शन और फिर 2024 में एएसओ इन यूपीएससी में मैं काम पहले से कर रहा हूँ अच्छा। यहाँ दिल्ली में। लेकिन क्योंकि मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ, तो होम पोस्टिंग के लिए मैंने इस बार भरा था जीएसटी इंस्पेक्टर, मुझे मिला इस बार भी। अरे वाह! इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएँगे। हाँ, इंस्पेक्टर बन गए सर। बन गए आप। तो अब लगेगा स्टार, कितना स्टार लगेगा कंधों पे? सर 3 स्टार लगता है, 3 इसमें टोटल 6। 6 हो जाएगा। तो क्यों लिया आपने एक्साइज इंस्पेक्टर ही क्यों लिया आपने? सर उसमें वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा थी और हो सकता है चांसेस भी बढ़ जाते उससे होम पोस्टिंग मिलने के, इसलिए एक्साइज इंस्पेक्टर चूज़ किया। तो एक तो होम पोस्टिंग भी हो गया, दूसरा नौकरी का भी कुछ अपना भौकाल है। सर वर्दी का तो अपना ही भौकाल है। एक जो है वो बच्चे हैं, सारे फ्रेशर्स हैं। तो थोड़े मैथ्स का आप अपना रिव्यू बताइए क्लासेस का कि आपका रिव्यू कैसा था? फिर आप तीनों बताइए। सर मैंने आपका वो लिया था वीडियो 2.0 बैच। उसमें रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स हैं, मतलब मुझसे लाइव नहीं देखा जाता, तो क्योंकि लाइव में बिल्कुल 1x पे आराम से चलता है, तो मेरे को पसंद है कि 2x में देखो अपनी स्पीड के हिसाब से। तो अपनी स्पीड के हिसाब से फटाफट से लेक्चर्स निपटाना। फिर उसके बाद लेक्चर्स के बाद फिर मतलब मैंने जनरली ज़्यादा शीट्स नहीं लगाई। शीट्स मैंने बहुत उन टॉपिक्स की लगाई थी जैसे ज्योमेट्री होती है, और कभी कभार अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं तो उनकी शीट लगाई थी। बाकी मैंने सारा मॉक से करा था। मॉक से देखता था कि कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक में नहीं आ रही। उस टॉपिक को फिर वापस से देखा, उसकी एक तरह से कोई शीट ले ली या फिर उसके टॉपिक्स के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए टेक्स्ट बुक पे या किसी पे। तो ये प्रैक्टिस करके फिर मैंने अपना मैथ्स का ऊपर स्ट्रॉन्ग करा था। हाँ जी, हाँ जी। क्लासेस कैसी लगती थी मैम? बढ़िया लगती थी, मतलब बहुत बंदों से सुना है मैंने वीडियो 2.0 बहुत बड़ा बैच है ये है वो, पर मैंने तो उसे पूरा निपटाया, मतलब। और निपटा के ये है कि आपका बेस से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वो बन जाता है। आपको मतलब ये दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स सपोज आपको पेपर में कोई बहुत नया क्वेश्चन दिख गया, तो आप उसमें तब भी दिमाग लगा के आप कर सकते हो कुछ ना कुछ करके, कि आपको लेट्स सपोज आपने टैकल भी नहीं करा पहले कभी ऐसा क्वेश्चन, तो आप दिमाग लगा के आपने बेस से स्ट्रॉन्ग बना रखा, तो आप उससे चीजें टैकल करके आप आराम से सॉल्व कर सकते सर मैं तो आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। मैं तो बताओ सर थोड़ा जब फैक्ट एकदम माइक पास में रखिए। जब मैं सर नवंबर में भी आया था आपके पास, जब सीपीओ मेंस का जब सीपीओ का रिजल्ट आया था, तब भी सर मैं मेंस का आपका बैच लगा रहा था। और सर उस बैच में मैंने तब भी बोला था कि बड़ा मजा आ रहा है। तो सर अब और भी वो मजा मैच आ रहा है। खतरनाक लेवल का था यार। अब और भी मजा आ रहा है सर, सिलेक्शन हो गई। बाकी सर फॉर्मूला बुक से मेरी तो उसी ने काफी हेल्प करी। फॉर्मूला बुक जी सर लास्ट ईयर भी हुई था, इस बार भी सर उसी ने काफी हेल्प करी है। तो अब टिकना है दिल्ली में। जी सर दिल्ली की निकली है, खुश हूँ। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैंने अपना एसएससी का तैयारी मतलब जस्ट चेक कर रहा था, जब मुझे पता चला इसके बारे में तो शायद दिसंबर 21 होगा। तो मैंने सर्च किया ऐसे ही कि मैथ्स और एसएससी सीजीएल। तो सबसे पहले आपका वो परसेंटेज का लेक्चर आया था जो आपने वन शॉट शायद डाला था, वो मैंने देखा। हाँ बहुत पुरानी। हाँ हाँ, तो वही मैंने भी देखा, तो उससे मुझे लगा कि हाँ यार अच्छा तो है। फिर मैंने वो चैनल खंगालना शुरू किया, तो प्लेलिस्ट मिला एक, आप उस समय फाउंडेशन बैच चला रहे थे, तो वो मैंने देखना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। लेकिन शायद किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया था, शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पे रुक गया था। लेकिन मुझे तब तक तलब लग गई थी कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ना है और पढ़ना है। तो फिर मैंने आपका वीओडी बैच लिया जो चैंपियंस नाम से शायद था, वीओडी वो हो गया था। तो जनवरी 2022 में मैंने वीओडी बैच लिया और धीरे-धीरे करके आराम से पूरा सिलेबस खत्म किया। मैंने जीडी का एग्ज़ाम 2022 में ही निकाला, मतलब सेम ईयर में मैंने जीडी का भी एग्ज़ाम निकाला, उसी समय तैयारी करते हुए। एमटीएस का भी एग्ज़ाम निकाला, सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम निकाले, सीजीएल का भी एग्ज़ाम निकाला और ये यूपीएससी, सीएपीएफ, एसी का भी एग्ज़ाम निकाला है। मतलब काफ़ी सारे और एग्ज़ाम, ये क्या नाम है, आरपीएफ, एसआई, सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। लेकिन यही बात मैं आप लोगों को कह रहा था, जो शुरू में बता रहा था कि क्या होता है कि हमें लगता है कि एक एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ या जब आप पढ़ते हैं, तो हमेशा इस तरीके से होता है कि उसकी तैयारी के आधार पर आप और भी काफ़ी सारे पेपर निकाल सकते हैं। जैसे चैंपियंस बीओडी में कभी एक एग्ज़ाम को टारगेट हम लोग नहीं करते हैं। हमारा ये रहता है कि आप इसको पढ़ो, आप अगर अलग-अलग परीक्षा भरोगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप सीपीओ भरोगे वो निकल जाएगा, सीजीएल भरोगे वो निकल जाएगा। और साथ में जब बच्चा भी तैयारी कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। हालांकि रेलवे में तो इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप उसको उसका मॉक टेस्ट लगा लीजिए जैसे डेडिकेटेड, तो उसकी तैयारी थोड़ी और बेहतर हो जाती है।
ठीक है, तो ये आपने किया। तो अभी किसमें आप जाना चाहते हैं? सिलेक्शन किसमें लेंगे फाइनल ज्वाइनिंग? सर यही सेंट्रल एक्साइज था फाइनल, अब यही है, बस लास्ट है बस अपना। मतलब चलते फिरते पावर पैक्ड आदमी है, इतना नौकरी एक साथ लेके बैठे हैं, बताओ। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि यार आप बाकी लोगों का सीट ले रहे हो? बताओ, एक नौकरी लगी, नहीं लेना चाहिए ना, दूसरा फॉर्म नहीं भरना चाहिए ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सीट का क्या है सर, सीट तो आते जाते रहते हैं। मतलब भाई साहब जान तो रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, ठीक है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं भैया देखो बाकी चीजें ठीक है, हम अपना तो भला देखेंगे ना पहले। तो सही है, इसमें आप कोई इसमें गलत नहीं है, बढ़िया है। तो आप लोगों से भी इतना कहेंगे कि देखिए आज जैसे ये चमकते सितारे हैं और आज यहाँ चमक रहे हैं, धीरे धीरे अपने डिपार्टमेंट में चमकेंगे, वहां जाकर के देश का परचम, अपने नाम रोशन सब करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरी आप लोगों से भी इतना कहना होगा कि आप भी ऐसे ही मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो। इतने ध्यान से बच्चे सुन रहे थे, देखो एकदम कमेंट रुक गया पूरा का पूरा। बिल्कुल ईमानदार रहो देश के लिए और बेस्ट मेहनत करो। बाकी हम लोग हैं आपके साथ में, किसी और तरह की जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। और आप फॉर्मूला बुक सेकंड लेकर के आए हो ना? हाँ, सेकंड पिछली बार जब सीपीयू में सेलेक्ट हुए थे ना, तो सेकंड एडिशन लेके आए थे, साइन करवा के गए थे। तो अब की बार क्या कह रहे हैं बताओ जरा। मैंने कहा था कि जब अगला सिलेक्शन लेकर आओगे तब थर्ड पे करूंगा। अगले साल तरह से यूपीएससी बोल दो। तो उस समय फॉर्मूला बुक का फोर्थ एडिशन लाना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास अभी। तो अभी थर्ड एडिशन है, वो साइन करके दूंगा, तब फोर्थ लेकर आऊंगा तो वो दूंगा भाई। ठीक है, चलो तो भाई ध्यान रखो, आप लोग भी पढ़ाई शुरू करो। कल सुबह मिलते हैं 10 बजे की पहली क्लास में, पावर पैक्ड एकदम। चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू।